वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इरिगेशन। और इससे पहले मैंने क्लास 8 के साइंस की जितनी वीडियो बनाई हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स की वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे मैथ्स चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है एके स्टडी 1024। अब बात करते हैं इरिगेशन होता क्या है। देखो, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, इस वर्ड से आप बहुत ज़्यादा हद तक वाकिफ़ होंगे। अब सिंचाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं फसलों को एक रेगुलर इंटरवल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरिगेशन या फिर सिंचाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इरिगेशन की? तो देखो, सभी जीवों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो पौधे हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। अब ये पानी बहुत हद तक या बहुत बार रेन वाटर से मिल जाता है, लेकिन जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो फसलों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बारिश है वो फिक्स टाइम पे नहीं होती है, फिक्स इंटरवल पे नहीं होती है। ठीक है ना, आपको कभी कभी उम्मीद होती है कि अभी बारिश होगी, उस टाइम बारिश नहीं हुई, जिस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए उस टाइम में बारिश हो गई। ऐसा भी होता है हमारे मौसम में। तो मतलब हम बारिश के पानी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए हमें खुद से सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात ये भी है कि जो अलग अलग फसलें हैं उनको अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए होता है। किसी फसल को कम पानी चाहिए होता है, किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मिट्टी का भी फ़र्क पड़ता है, किसी मिट्टी में नमी होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। सीजन का भी फ़र्क पड़ता है, गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए, सर्दियों में कम चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें खुद से सिंचाई करनी पड़ती है। तो ये ज़रूरत है सिंचाई की या फिर नीड ऑफ इरीगेशन, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द पर्पज़ ऑफ इरीगेशन इज़ टू सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज रेनफॉल इज़ नॉट सफिशियंट एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। अमाउंट ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो मैंने आपको अभी समझाया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो पर्पज़ है इरीगेशन का वो क्या है? वाटर सप्लाई करना प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को। क्योंकि जो रेन वाटर है वो सफिशिएंट नहीं है हर जगह हर टाइम। ठीक है, हर टाइम आप या फिर हर जगह आप बारिश के पानी पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कितनी सिंचाई करें, मतलब जो अमाउंट ऑफ इरीगेशन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपको लिखना है क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि कम सिंचाई या ज़्यादा सिंचाई डिपेंड करता है आप किस तरह की फसल उगा रहे हो। सॉइल टू सॉइल, किस तरह की मिट्टी पे आप फसल उगा रहे हो, एंड किस सीजन में आप फसल उगा रहे हो। तो ये वो फैक्टर हैं जो अमाउंट ऑफ इरीगेशन को अफेक्ट करते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, मतलब सिंचाई के स्रोत क्या हैं। सोर्सेस ऑफ इरीगेशन का क्या मतलब हुआ? सोर्सेस ऑफ इरीगेशन मीन्स सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। मतलब जो हम सिंचाई कर रहे हैं उसके लिए हमें पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से मिल रहा है? पानी के सोर्स, जहाँ से पानी लेके हम सिंचाई करेंगे उनको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इरीगेशन। ये सोर्स कौन कौन से हैं? सम सोर्स आर वेल्स यानी कुएँ, ट्यूबवेल्स आप जानते हो, गांव में अगर आप रहे हो तो आपने बहुत बार देखा होगा। पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक्स यानी झीलें, रिवर्स यानी नदियाँ, डैम्स यानी बांध, कैनल्स यानी नहरें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन के। तो अब तक आपको क्या क्या समझ में आ गया? इरीगेशन क्या होता है, नीड ऑफ इरीगेशन क्या है, सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है। अब आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरीगेशन क्या है। उस मेथड्स के हिसाब से अलग अलग टाइप हैं। देखो, जो मेथड हैं वो मेनली दो कैटेगरी में बांटे गए हैं इरीगेशन के। एक वो मेथड है जो हम पुराने ज़माने से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। दूसरे मेथड वो मेथड है जो नए हैं, मॉडर्न है, इनको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। तो इन दोनों की एक एक करके बात करते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके टाइप्स यहाँ पर हैं जो हमें 4 पढ़ने हैं। वो है, पहला है मोड जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है डेकली और अगला है रहट। ठीक, तो ये क्या क्या होते हैं इसको हम फिगर की मदद से समझेंगे। जो फिगर आपकी एनसीईआरटी में दी गई है उससे मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले बात करते हैं मोड की। देखो, ये जो फिगर है, ठीक है, ये एक मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर कुआं है, कुएं में ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ पर पुली लगा दी गई। पुली क्या इस पर फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक, और यहाँ से एक रस्सी बांधी गई और इसके इस एक एंड पे वो बर्तन, बाल्टी या जिसमें भी आप पानी भरना चाहते हो वो बांध दिया गया। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी रस्सी
और जब ये पानी के लेवल पे पहुंचेगी तो इसमें पानी भर जाएगा और फिर आप रस्सी को खींचोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पुली लगी है तो इसको खींचना आसान हो जाता है। ठीक, तो इससे कुछ मेहनत बच जाती है, ताकत कम लगती है। ठीक, तो ये क्या था, ये था मोट। ठीक, और अगला क्या है, अगला है चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, देखो इस फिगर में आप देख सकते हो चेन पंप। अगर देखो इसमें से कोई भी फिगर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, आप इमेजिनेशन उतनी अच्छी नहीं कर पाते हो, तो आप एक काम करना, आप गूगल पे सर्च कर लेना इनकी एनिमेशंस। जब आप एनिमेशन देख लोगे एक बार, ठीक है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, गूगल पे भी मिल जाएंगी, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एनिमेशन बना के नहीं दिखा सकता, बस समझा सकता हूँ, फिर भी आप एनिमेशन देख लेना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक पहिया लगाया गया है जो रोटेट कर सकता है, जैसे ऊपर पुल्ली थी वैसे यहाँ पर भी है। अब इसमें बाल्टी को अटैच कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ से ये एक रस्सी नुमा कोई चीज़ है जिससे इसको खींच रहे हैं, उससे ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, बाल्टी नीचे जाएगी, पानी भरेगा और फिर ये ऊपर आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि ये इमेज उतनी अच्छी नहीं है। ठीक, जैसे बाल्टी ऊपर आती है, पानी भर जाता है, जब इसमें अपने आप जब बाल्टी से नीचे जाएगी तो उसका पानी इसमें गिर जाएगा। जो ये स्ट्रक्चर है पाइप टाइप का, इसमें जो पानी गिरा इसको हम कनेक्ट कर देते हैं खेतों से, और ये पानी सीधा खेतों में चला जाता है जहाँ पे हमें सिंचाई करनी होती है। ठीक, तो जो चेन पंप था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगला है ढेकली। ढेकली में आप जो ये इमेज देख रहे हो, इसमें क्या, एक तरफ देखो ये पत्थर बंधा हुआ है और दूसरी तरफ जो कुआं है वहाँ पर बाल्टी लटकी हुई है, बीच में एक डंडा है जिसके एक सिरे पे क्या बंधा हुआ है, पत्थर, दूसरे सिरे पे क्या है, बाल्टी। तो जब इसको नीचे ले आते हैं, बाल्टी में पानी भर जाता है तो इसको छोड़ देते हैं, खींचना नहीं पड़ता, ये अपने आप बाल्टी को ऊपर ले आता है। क्यों, क्योंकि जो पत्थर का वजन है वो इसे ऊपर उठा देता है। ठीक, और फिर इस बाल्टी से पानी लेके जहाँ पर आपको यूज़ करना है वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है ढेकली। अगला मेथड क्या है, रहट। ठीक है, रहट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज़ किया जाता है। रहट में क्या होता है, इसमें हम ज़्यादातर बैल वगैरह की मदद लेते हैं इस चीज़ को घुमाने के लिए। तो यहाँ पर दो सिस्टम होते हैं, पहला ये जो कि रोटेट होता है, दूसरा ये जो कि रोटेट होता है। इसको रोटेट होने से ये चीज़ रोटेट होगी क्योंकि यहाँ पे नीचे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि इसको अगर हम रोटेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से होता हुआ कुछ सिस्टम है जो इसको रोटेट करेगा। अब यहाँ पर छोटी छोटी बाल्टियाँ बंधी होती हैं, जैसे ये बैल है और इसको ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ रोटेट हो रही है तो बाल्टियाँ ऐसे नीचे जाएंगी, पानी भरेगा, फिर ऊपर आएंगी और पानी इसमें उड़ेलती जाएंगी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से पानी जो है आप जहाँ यूज़ करना चाहो वहाँ पर ले जा सकते हो। खेतों में सिंचाई करना चाहते हो तो खेतों में सिंचाई भी कर सकते हो। तो ये जो तरीका है इसे हम बोलते हैं रहट। इसकी भी आप एक बार एनिमेशन देख लेना, आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। इनके बारे में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, नाम वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं आता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मेन जो आपके सिलेबस में पूछते हैं क्वेश्चन वो है मॉडर्न इरिगेशन। ठीक, तो जो मॉडर्न इरिगेशन और मेथड है ये क्या होता है, देखो अभी तक जो हम काम कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड में, वो या तो इंसान खुद अपनी मेहनत से कर रहा था या फिर बैल वगैरह का यूज़ कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मॉडर्न मेथड में हम मशीनों का यूज़ करते हैं जो या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होंगी, सोलर एनर्जी वगैरह चल रही होंगी, मतलब इन सब से चलती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पंप का यूज़ करते हैं और उस पंप की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन पंप्स। मतलब कि मॉडर्न मेथड में हम पंप्स का यूज़ करते हैं पानी को ऊपर खींचने के लिए। ये पंप या तो डीजल से चलता है या बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी से, ये सब तरह की एनर्जी इस पंप को चलाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है इसमें हमें दो तरह के मॉडर्न मेथड पढ़ने हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन और दूसरा है ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक, स्प्रिंकलर सिस्टम को हम स्प्रिंकलर इरिगेशन भी बोलते हैं और ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन को हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, आप याद रखना। पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्रिंकलर मेथड या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक, इस मेथड में क्या होता है, देखो पहले फिगर से आप समझ लो, इसकी फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी फिगर है ये। यहाँ पर क्या है, देखो मोटर लगा दिया गया जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलेगा। इस मोटर का काम होगा कुएं का पानी को ऊपर चढ़ाना और इस पाइप में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन पाइप है, ये मेन पाइप है जो फिर ये बिल्कुल मेन पाइप से जुड़ी हुई है।
और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पाइप्स है। परपेंडिकुलर क्यों बोला गया, देखो अगर ये पाइप ऐसे गया तो ये ऊपर ऐसे खड़ा हो गया तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, ये और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जिसके ऊपर ये नोजल लगी हुई है जो रोटेट कर सकता है, मतलब हर दिशा में पानी की फुहार कर सकता है, फुहारा मार सकता है पानी का, ठीक है, पानी को छिड़क सकता है जैसे बारिश हो रही हो। तो मतलब ये परपेंडिकुलर पाइप्स मेन पाइप से जुड़े होते हैं और मेन पाइप्स पंप से, और पंप किसी कुएं वगैरह से पानी खींच के यहाँ तक पहुँचाता है। तो यहाँ से जो पानी है वो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, ठीक, जैसे बारिश का पानी पड़ता है वैसे ही फसलों के ऊपर ये पानी पड़ेगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। तो इसके बारे में आप लिखोगे कैसे अगर ये आएगा तो, वो मैंने देखो जो भी आपको समझाया है वही चीज़ लिखी हुई है। इन दिस मेथड of irrigation, perpendicular pipes with rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जिनके ऊपर ये नोजल लगी हुई है और यहाँ से पानी को छिड़क रहे हैं, ठीक है ना, और ये रोटेट कर सकते हैं नोजल। और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, मेन पाइपलाइन से। और ये जो पाइप है परपेंडिकुलर, ये रेगुलर इंटरवल यानी बराबर बराबर दूरी पर है, जितना ये इससे दूर है उतना ही ये इससे दूर है, उतना ही ये इससे दूर है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर एट ए रेगुलर इंटरवल, ठीक। इसके बाद है व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम रोटेटिंग नोजल इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्प्रिंकलर मेथड। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, इससे फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे मैंने अगली हेडिंग डाली है एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो पहला यूज एडवांटेज है वो है मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब जब उबड़ खाबड़ ज़मीन हो तब ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आप मोटर की मदद से ऊंचाई पे भी पानी पहुंचा सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये पानी को ज़्यादा बर्बाद नहीं करता इधर उधर, सीधा पाइप की मदद से पानी जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पहुँचा सकते हो। दूसरा है यूज़फुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एक्सेट्रा। तीसरा है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को बचाता है, सॉइल इरोजन को ये बचाता है। क्यों, देखो अगर आप मान लीजिए ऐसे इलाके में जो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, ऊंच नीच है, वहाँ पर आप बहुत सारा पानी एकदम से डालते हो सिंचाई के लिए तो हो सकता है मिट्टी पानी के साथ बह जाए, सॉइल का इरोजन हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लिमिटेड अमाउंट में ही पानी का छिड़काव कर रहे हैं एक तरह से, तो वहाँ पर मिट्टी के कटाव की या फिर मिट्टी के सॉइल के इरोजन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। तो यहाँ से ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। तीसरा है रिड्यूस वाटर यूज़, पानी इधर उधर बर्बाद नहीं होता तो कम अमाउंट ऑफ पानी में भी काम चल जाता है। इंक्रीज यील्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब कि जो पैदावार हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इससे हमें सुधार देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई जो है वो अच्छे से हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन भी आप देख लो, यहाँ पर भी एक मोटर है, मेन पाइपलाइन कनेक्ट की गई और यहाँ पर ये पाइप है और यहाँ से देखो पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुँचता है बूंद बूंद करके, इसीलिए इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर पौधे लगाए गए हैं वहीं पे एक एक बूंद करके यहाँ पे पानी जाता है। तो इस मेथड में पानी बिल्कुल ही कम यूज़ होता है, यानी कि पानी बर्बाद बिल्कुल नहीं होता है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन या फिर ड्रिप सिस्टम। तो इस मेथड में होता क्या है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं और यूजेस क्या क्या हैं इसके। पहली बात तो ये बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, क्योंकि फ्रूट प्लांट थोड़े थोड़े दूर पे लगाए जाएंगे। गेहूं चावल की तरह ऐसा तो होगा नहीं कि इकट्ठे ही बहुत सारे लगा दिए गए, तो थोड़ी थोड़ी दूर जब है तो उनकी जड़ों में थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी देना इस मेथड से ईजी हो जाता है। दूसरा है नो वाटर इज वेस्टेड, कोई पानी इसमें वेस्ट नहीं होता। तीसरा है मोस्ट सूटेबल टेक्निक फॉर दी एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा कम है उन एरियाज़ में इस तरीके से सिंचाई करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।